हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आज इस लेक्चर में हम चैप्टर को रीड करेंगे एंड इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदे हुए घी, दूध, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? हम ये कैसे पता लगाएं कि हम जो बाजार से सामान लेके आते हैं वो शुद्ध है या नहीं? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थों में कोई मिलावट नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण हैं। मीन्स मानव साधारण व्यक्ति यही समझता है कि अगर इस पे शुद्ध लिखा हुआ है तो पदार्थ की में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस सभी वस्तुओं को विभिन्न पदार्थों का मिश्रण समझते हैं, अतः वे शुद्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए दूध, जो जल, वसा और प्रोटीन आदि से मिलकर बना होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण सामान्य रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है हमारे पास वो दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव से मिलकर ही बना होगा। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है, ये किसी भी एक पदार्थ से मिलकर नहीं बने होते, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जब हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं HCl की। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। HCl को जल से अलग किया जाता है और हमारे पास जल यानी कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। यद्यपि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब हम विलयनों, निलंबनों और क्लोराइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन क्या होते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामूहिक मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू पानी, सोडियम जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्रित धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में सामंगिकता होती है। जो विलयन के कण होते हैं उन सब के बीच सामंगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू का जल स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू का जल हम कितनी भी बार बनाएं या कितने भी दिनों के बाद बनाएं, उसका टेस्ट सेम रहता है। यह दर्शाता है कि एक विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मीन्स जब हम नींबू पानी बनाते हैं और उसमें नमक और चीनी को डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें नमक और चीनी का जो विलयन है वो समान रूप से, जो उनके कण हैं वो समान रूप से विलयन में घुल जाते हैं। किसी विलयन में को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक
विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। एंड विलायन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुलता है, उसे विल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विल्य है और जल विलायक है। सेकेंड हमारे पास है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसमें टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विल्य है और अल्कोहल विलायक है। विलायक हमारे पास होता है जो हमारे पास दूसरे सब्सटेंस की ज़्यादा मात्रा हो, दूसरे सब्सटेंस से ज़्यादा मात्रा में हो। थर्ड हमारे पास है वातयुत पेय, जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल्य और जल विलायक है। फोर्थ हमारे पास है वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन जिसमें 21% और नाइट्रोजन 78% का सामूहिक मिश्रण होता है। नाइट्रोजन को वायु का विल्य कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास नाइट्रोजन होता है। विलयन के गुण, अब हम पढ़ते हैं विलयन के गुण क्या होते हैं। फर्स्टली विलयन एक सामूहिक मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में, जो विलयन के कण होते हैं वो व्यास में नैनोमीटर, एनएम को हम कहते हैं नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, लेकिन वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। इतने छोटे उसके कण होते हैं कि हम उसे आंखों से नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह ए और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभावों के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन के पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विल्य पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विल्य पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विल्य पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विल्य पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विल्य पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विल्य पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विल्य पदार्थ की सांद्रता संपर्क स्तर से कम हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा इसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। उदाहरण के लिए उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। मीन्स कि हम दिए हुए निश्चित तापमान पर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर की किसी भी एक टेम्परेचर की वैल्यू पे मान लेते हैं हम 80 डिग्री सेल्सियस ले लिया हमने, पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता विभिन्न होती है। मतलब जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है।
विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयत और घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान और गुणा में 100। हमें किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है और हमें उसे प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। सेकंड हमारे पास है द्रव्यमान विलयन के आयत प्रतिशत। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100। थर्ड हमारे पास है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। विलयन का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100। यहाँ गुणा में आएगा, ये मिसप्रिंट है शायद। अब हम पढ़ते हैं कि निलंबन क्या है। ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इसे। हमने क्रियाकलाप 2.2 में के समूह सेल के द्वारा पाया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमाणी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुले नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। सभी निलंबन के गुणधर्म पढ़ते हैं हम। यह एक विषमांगी मिश्रण है। सेकंड, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। थर्ड है हमारे पास ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। फोर्थ हमारे पास है जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रतिकरण रुक जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोराइड विलयन क्या है। क्लोराइड हमने 2.0 क्रियाकलाप में पढ़ा था कि समूह दय के द्वारा प्राप्त मिश्रण को क्लोराइड या क्लोराइड विलयन कहा जाता है। क्लोराइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण सामंगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। क्लोराइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ऐसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा कि प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव यानी कि टेंडल इफेक्ट कहा जाता है। टेंडल नाम वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हमें टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। मतलब किसी भी एक कमरे में प्रकाश की किरण किसी भी एक कोने से या किसी भी एक होल से आती है, हमने देखा हो कि वो लाइट एक्सपैंड करती है, वो फैलती है वो लाइट। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। ये सब धूल और प्रकाश के कणों से कार्बन के कणों से होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, तो वे जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि क्लोराइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो हमारे पास क्लोराइड के समान कुछ उदाहरण हैं, जैसे परिक्षिप्त प्रवस्थान, परिक्षेषण, माध्यम, प्रकार और उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे द्रव को हम लिक्विड कहते हैं, गैस द्रव गैस, एरोलोस जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, ठोस गैस, एलोरोसोल धुआं, स्वचालित वाहन का निथार और आदि। आप ये सब रीड कर लेना।
अब हम पढ़ते हैं क्लोराइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्लोराइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप में आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि के द्वारा हम इन्हें पृथक कर सकते हैं। क्लोराइड विलयन परिक्षिप्त प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलयन पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि क्लोराइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवास्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवास्था निलंबन रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्लोराइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में परिक्षेपित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो हमारे पास 2.1 थी, ये रही हमारे पास 2.1। ये आप उदाहरण देख सकते हैं, क्लोराइड के समान उदाहरण। तो हमारे पास भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक कणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृश्यता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा कवथानक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठक में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये विभिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव्य हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और जलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, लेकिन जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? चलिए अब जानते हैं शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थ उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे तत्व के बारे में। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रासायनिक एंटोनिल लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तत्वों को हम बेसिकली 3 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं: धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। धातु प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीले होते हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग के होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ती होते हैं।
इनकी पीट कर महीन चादरों में बदला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये चमकीले और प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, बोरोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब हम पढ़ते हैं यौगिक के बारे में। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियमानुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? समूह एक ये रहा, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह दो हमारे पास है, लोहे के चूर्ण और सल्फर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह दो के द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह दो की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है, इसीलिए एक पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्र से गर्म करने पर हमें यौगिक पाया, जिसकी गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मिश्रण और यौगिक का ये चार्ट बना हुआ है। पहले हम मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का मिश्रण नहीं बनाते। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उनमें उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक के बारे में हम पढ़ते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों के केवल रासायनिक या वैदिक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब ये चार्ट दिया गया है, हम इसे रीड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पदार्थ है, ठोस, द्रव या गैस। यहाँ हमारे पास शुद्ध पदार्थ है और यहाँ मिश्रित पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में हमारे पास होते हैं तत्व और यौगिक, और मिश्रण में हमारे पास होते हैं सामंगिक एवं विसामंगिक। तत्वों में हमारे पास होते हैं सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। यौगिक हमारे पास होते हैं नियत संगठन, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। सामंगी हमारे पास होते हैं समान संगठन। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। विषमांगी में हमारे पास होते हैं असमान संगठक। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक,
लकड़ी, रक्त, तेल, मेजल। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।